नमस्कार दोस्तों, युवाड़ करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2020 और आज का करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और इसमें एक महत्वपूर्ण मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि आज से हम लोग इसके साथ करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और लास्ट में आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और इस वीडियो को इसलिए पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। और जो प्रश्न बनाए गए हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि हर प्रकार की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज। हाल ही में कितने देशों के राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करके वहां की स्थिति का जायजा लिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 10, बी 15, सी 16 या डी 20। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी 15। ये जानते हैं इसके बारे में। जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए 15 देशों के राजनयिकों का एक दल 8 जनवरी 2020 को यहाँ पहुंचा। और इन देशों में कौन कौन से देश हैं देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, मालदीव, मोरक्को, फिजी, नॉर्वे, फिलीपींस, अर्जेंटीना, पेरू, नाइजर, नाइजीरिया, टोगो, गुयाना और अमेरिका के राजनयिक थे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक ने 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार कम होकर 5% रहने का अनुमान लगाया है। कथन 2 है, विश्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर पर 5.8 रहने की संभावना व्यक्त की है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है आपको देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों या कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, एक व दो दोनों। आइए जानते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक की 7 जनवरी को जारी रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, देखिए रिपोर्ट का जो नाम है वो है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, के तहत भारत में वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर कितनी 5% रहने की संभावना है। और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के लिए 5.8% रहने का अनुमान है। अगले प्रश्न की ओर। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत 31 दिसंबर 2014 तक किन देशों से आए हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय के सदस्यों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। तो देखिए नागरिकता संशोधन कानून जिसे CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी कहा जा रहा है। और इसमें जो है एक डेट है 31 दिसंबर 2014 तक। और कौन कौन आए हुए हैं? हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध समुदाय के जो लोग आए हुए हैं, कहाँ से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। उन सभी को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये जो डेट है ये भी काफ़ी ज़रूरी है, 31 दिसंबर 2014। क्योंकि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोग आएंगे, कि 4 करोड़ लोग आएंगे। इस तरह से काफ़ी बातें उड़ रही हैं कि इतने वहाँ रहते हैं, सब यहाँ आ जाएंगे तो कैसे जॉब्स मिलेंगी, सब मिलेंगी। तो वहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में जो पहले आए हुए हैं, और एक तरह से इनको इलीगल माइग्रेंट्स भी कहा जा सकता है, और रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड जो लोग हैं, मतलब वहाँ से भारत आ चुके हैं। तो चलिए इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, भारत ने किस देश के साथ S-400 वायु रक्षा प्रणाली जो है S-400 वायु रक्षा प्रणाली के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अमेरिका, बी इजराइल, सी रूस या डी सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी रूस। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है, कथन एक है, काटसा एक्ट CAA-TSA एक अमेरिकी कानून है। दो है, काटसा एक्ट के तहत किसी भी देश के द्वारा रूस के साथ कोई भी महत्वपूर्ण रक्षा खरीदारी पर प्रतिबंध है। कथन तीन है, भारत काटसा एक्ट को दरकिनार करके रूस के साथ S-400 या S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीद रहा है। और उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है आपको चुनना है। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक व दो, बी है केवल एक, सी है केवल एक व तीन या डी है सभी एक दो व तीन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी एक दो व तीन सही है। अब आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन 4 है उसका भी डिस्क्रिप्शन कवर हो जाएगा। तो देखते हैं।
जो कार्डसा एक्ट है वो क्या है, एक अमेरिकी कानून है और जिसके तहत कोई भी रूस के साथ महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली की खरीदारी नहीं कर सकता है। और कार्डसा एक्ट को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस के साथ क्या किया है, S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीदारी करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए, जो CEATSA कार्डसा, हिंदी में जैसे कार्डसा बोल रहे हैं, उसका जो फुल एब्रिविएशन है वो है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रो सैंक्शन एक्ट। और देखिए, कार्डसा जो है एक अमेरिकी कानून है और वो किसके लिए है, रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया के साथ किसी अन्य देश के रक्षा एवं ऊर्जा संबंधी कारोबार पर प्रतिबंध लगाता है। और मुख्यतः क्या है कि इसका जो देश है वो क्या है, रूसी हथियारों व अन्य देशों पर निर्भरता जो है वो धीरे धीरे कम करने के लिए अमेरिका ने ये कानून बनाया था। और इस कानून का जो मकसद भी है वो क्या है कि जो रूसी खुफिया एजेंसी और साइबर अटैक जो है उस पर क्या है, लगाम लगाना है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अगस्त 2017 को इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे। और कार्डसा की धारा 231 के संशोधन के बाद भारत को अमेरिका के प्रतिबंधों से छूट मिलेगी और भारत को रूस से 5 S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए अमेरिकी प्रतिबंध से छूट मिल जाएगी। और भारत के अलावा इंडोनेशिया और वियतनाम को भी छूट मिलेगी। और कार्डसा एक अमेरिकी कानून है और ये क्या है कि UN का कानून नहीं है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी कानून है, यूनाइटेड नेशंस का कानून नहीं है। और कार्डसा के सेक्शन 231 में यह लिखा हुआ है कि अगर कार्डसा के अंदर किसी देश पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो उस देश पर कम से कम 12 में से 5 प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रबको का जो अध्यक्ष है वो कौन बना है? ऑप्शन देख लेते हैं। A अरविंद कुमार यादव, B चंद्रपाल यादव, या C अनिल कुमार सेन, या D अमिताभ राय। और दोस्तों इसका सही उत्तर है B चंद्रपाल यादव। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के किस प्रदेश में बर्ड फ्लू के बाद 15,000 पक्षियों को मार दिया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। A झारखंड, B छत्तीसगढ़, C हिमाचल प्रदेश, या D गुजरात। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन B छत्तीसगढ़। क्यों मार दिया गया था? हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले, कौन सा जिले है, कोरिया जिले में एक सरकारी मुर्गी फार्म में बर्ड फ्लू है उसके प्रकोप के बाद क्या किया गया था, 15,000 से अधिक मुर्गियों और 30,000 से अधिक अंडों को नष्ट कर दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में महिला उद्यमियों के लिए बिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, या डी तेलंगाना। दोस्तों इसका सही उत्तर है डी तेलंगाना। देखिए, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप इंडिया और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इस कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष देश में 7500 महिला उद्यमियों का समर्थन करना है। और तेलंगाना सरकार द्वारा पहले से संचालित कौन सा कार्यक्रम है? बी हब जो है बिंग कार्यक्रम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 से 12 जनवरी 2020 के मध्य विश्व पुस्तक मेला, कब से कब, 4 से 12 जनवरी 2020 के मध्य, ठीक है, विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए बंगलुरु, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, या डी मुंबई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी नई दिल्ली। देखिए, 4 से 12 जनवरी 2020 के बीच ये तो आपको पता लग ही गया कि नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसका थीम जो है वो है गांधी राइटर्स राइटर। ये आपको याद रखना है कि इसका थीम क्या है, गांधी राइटर्स राइटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 9 जनवरी 2020 को न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहब भोसले, न्यायमूर्ति कौन से, दिलीप बाबा साहब भोसले ने लोकपाल के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। और कथन 2 है, बाबा साहब भोसले इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और 3, लोकपाल पैनल में सदस्यों की संख्या कितनी रहती है? 5 रहती है। आपको चुनना है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, या सी है केवल सभी 1 2 3, या फिर डी केवल 1 3। दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 व 2। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि लोकपाल पैनल में एक अध्यक्ष होता है और सदस्यों की संख्या जो होती है वो 8 होती है, और इनमें से जो 4 सदस्य होते हैं वो कहाँ से होना चाहिए? न्यायिक क्षेत्र से होने अनिवार्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में हिंडाल्को ने उड़ीसा के रायगढ़ के पास कसारीगुड़ा, जगह का नाम है कसारीगुड़ा, में एक ऑयल रिफाइनरी के लिए 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और कथन 2 है, इस रिफाइनरी की क्षमता 20 लाख टन सालाना होगी, 20 लाख टन सालाना।
ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक। आपको चुनना है कि कौन सा कथन, कौन सा कथन सही है। तो ए है केवल एक, बी केवल दो, या सी एक दो दोनों, और डी कोई भी नहीं। तो उसको इसका सही उत्तर है सी, एक व दो दोनों, दोनों के दोनों कथन जो है वो सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चंदा कोचर पर लगे वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए किसके नेतृत्व में, यहाँ ध्यान रखना आपको, किसके नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति श्री कृष्णा, या बी न्यायमूर्ति रामस्वरूप घोष, या फिर सी न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, या डी न्यायमूर्ति आशीष गोयल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति श्री कृष्णा। देखिए आईसीआईसी बैंक की पूर्व सीईओ जो है चंदा कोचर, उन पर आरोप क्या था कि वीडियोकॉन समूह को उन्होंने ऋण देने में क्या किया था, अनियमितता बरती थी, और जिसकी जांच के लिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएन श्री कृष्णा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चीनी मिलों को, ठीक है, चीनी मिलों को गन्ना बकाया भुगतान चुकाने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए 200 करोड़, या फिर बी 100 करोड़, या सी 300 करोड़, या फिर डी 500 करोड़। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 200 करोड़ रुपए। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पेराई सत्र 2018-19 के जो है गन्ना बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों को 200 करोड़ रुपए का भुगतान जारी किया है, और साथ साथ उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि इसे किसानों के खाते में 2 दिनों के, कितने दिन, 2 दिनों के भीतर इसको सीधे भुगतान मतलब इसका करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गंगा यात्रा योजना, ठीक है, इसका आपको नाम याद रखना है, गंगा यात्रा योजना के द्वारा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना तैयार की है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, या डी झारखंड। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा यात्रा के जरिए नदी को प्रदूषण मुक्त सुंदर एवं सुंदर बनाने का अभियान छेड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है कि गंगा यात्रा जो है, जितने भी यूपी से हमारे जो भी वीडियो देखते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में भी आ सकता है, ठीक है। और यात्रा के जरिए कहाँ से, ये बिजनौर से लेकर के बलिया तक, ठीक है, गंगा किनारे बसे 126 गाँव के लोग जोड़े जाएंगे, और वहाँ पर क्या है कि आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने स्वर्ण भंडार के मामले में नीदरलैंड को पीछे करते हुए 10वें स्थान पर विश्व में जगह बनाई है। कथन 2 है, वर्तमान में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 618.2 टन स्वर्ण भंडार है। और कथन 3 है, अगर केवल देशों की बात करें तो भारत की रैंकिंग 9वीं है, क्योंकि तीसरे नंबर पर आईएमएफ है। और उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1 व 3, बी केवल 2 व 3, या सी सभी 1 2 व 3, या फिर डी 1 व 2। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी 1 2 व 3। आइए दोस्तों देख लेते हैं एक बार टॉप 10 जो देशों की है उनके पास कितना रिजर्व है। देखिए अमेरिका के पास है 8,133.5 टन, जर्मनी के पास है 3,366.77 टन, और आईएमएफ के पास है 2,451.8 टन, इटली के पास है 2,451.8 टन, फ्रांस के पास है 2,436.01 टन, और रूस के पास है 2,241.86 टन, चीन के पास है 1,948.31 टन, स्विट्जरलैंड के पास है 1,040.00 टन, और जापान के पास है 765.22 टन, और भारत के पास जो है गोल्ड रिजर्व वो है 618.2 टन। और देखिए जो विश्व के जो 5 स्वर्ण उत्पादक देश हैं, मतलब शीर्ष पर जो है, उसमें नंबर 1 चीन है, 2 ऑस्ट्रेलिया है, और 3rd रूस है, 4th यूएसए है, और 5th कनाडा है। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उस लिंक की सहायता से आप हमारी जो पीडीएफ है, पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके पूरे करंट अफेयर्स की। और साथ साथ में अब हमारी जो साइट है test.uvine.org, वहाँ से भी इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं, और जितने भी प्रीवियस टेस्ट हैं उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में 10 बड़े भारतीय बैंकों के विलय के बाद भारत में अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। आपको देखना है
कि इसमें अब जो है हमारे देश में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, A14, B12, C10 या D15। और इसका उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट के माध्यम से देना है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, एंड आपको सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है।